अभी तक जो प्रीवियस वक्ता थे उन्होंने सृष्टि विज्ञान के बारे में अपने विचार रखे। अब हम थोड़ा एप्लीकेशन देखते हैं इस वैदिक ज्ञान को कहाँ हम अप्लाई कर सकते हैं। तो आजकल जो सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा है उस सोसाइटी में वो चल रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जब से चैट जीपीटी मार्केट में आया है तो सारे काम जो सॉफ्टवेयर, चाहे सॉफ्टवेयर बनाना हो या ऑटोमेशन हो ऑफिस में, वो सारे काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत इजी तरीके से कर रहा है। इससे क्या है कि एक मार्केट में या सोसाइटी में डर भी पैदा हो गया है। तो डर किस कारण से पैदा हुआ है कि कुछ लोग साइंटिस्ट क्या कोशिश कर रहे हैं कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसे सुपर इंटेलिजेंस बनाया जाए। तो वो क्या सोचते हैं कि इस सुपर इंटेलिजेंस से जैसे क्लाइमेट चेंज है या डिसीज वाला कैंसर का इलाज हम कर देंगे, या दूसरी बीमारी है तो उनका इलाज कर देंगे। लेकिन कुछ साइंटिस्ट थोड़ा चिंतित भी हैं। वो सोचते हैं कि अगर आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस आ गई, सुपर इंटेलिजेंस का मीनिंग है कि जो जो कलेक्टिव जो इंटेलिजेंस है सारी ह्यूमंस की, सारे लोगों की जो अर्थ पर, उससे भी ज्यादा पावरफुल मशीन आ गई तो क्या गारंटी है कि वो हमारे अच्छे के बारे में सोचे। इस तरह से एक एग्जांपल लेते हैं कि अभी तक जो ह्यूमन हिस्ट्री में, जो मानव इतिहास में जो सबसे इंटेलिजेंट मानव ही है, और इसलिए उसने इस पृथ्वी पर अपना साम्राज्य किया है। अभी तक जो हम रूल कर रहे हैं इस पृथ्वी को, क्योंकि हम सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट क्रिएचर हैं इस पृथ्वी पर। अगर सुपर इंटेलिजेंट आ जाती है तो क्या वो हमारा साथ देगी या हमारा विनाश करेगी, तो इसके बारे में अभी किसी को नहीं पता। इवन साइंटिस्ट भी डाउट करते हैं और वो प्रोबेबिलिटी में बात करते हैं कि अगर सुपर इंटेलिजेंस आ गई तो वो 20 या 30% ये रिस्क है कि वो पृथ्वी से मानवता को खत्म कर दे। लेकिन तब भी हम पॉजिटिव हैं, वो इस बात को लेके चलते हैं। इसको इस तरह से लेंगे कि आइंस्टाइन और मक्खी को लेके अगर सुपर इंटेलिजेंस आ जाती है तो जो अभी मक्खी की जो इंटेलिजेंस है वो हमारी इंटेलिजेंस होगी, जो आइंस्टाइन की इंटेलिजेंस है वो मशीन की इंटेलिजेंस होगी। तो आइंस्टाइन के लिए मक्खी की कोई उपयुक्ता नहीं, वो उड़ रही है जा रही है, उसका कोई मीनिंग नहीं है उसके लिए। तो मशीन का भी ऐसा हो सकता है कि हमारे लिए, उसके लिए मानवता के लिए कोई उपयोग ना हो और वो उसे बाधा ही समझे अपने रास्ते में। सुपर इंटेलिजेंस तो और ज्यादा पावरफुल होना चाहती है। तो अभी जो जो वर्तमान स्थिति क्या है, तो अभी जो दौर चल रहा है वो नैरो इंटेलिजेंस का चल रहा है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है एक पर्टिकुलर एक विशेष डोमेन में ही हम इसे एक्सपर्ट कर रहे हैं अभी। जैसे कोड लिखने के लिए, तो जैसे गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, मेटा हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, तो इसमें भी जो 50% कोड हैं वो अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लिख रहा है। आप सोचिए कि 2 साल पहले ही ये लॉन्च हुआ है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पहले जैसे ही था, पहले से ही था, सालों से 50 सालों से रिसर्च चल रहा है। मैं इसी का प्रोफेसर हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं फिजिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाता हूँ। तो पिछले 1950 से स्टार्ट हुआ, लेकिन पिछले 2 सालों में इसने जो रफ्तार पकड़ी हुई है, तो पहले जीरो था। 2 साल पहले कोई कोड नहीं लिख रहा था, लेकिन 2 साल में ये जो बड़ी बड़ी कंपनियों में 50% कोड लिख रहा है। तो अभी क्या है, ऐसे कोड लिखने में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब जा रही है। आप देख रहे हैं कि न्यूज में आ रहा है कि जॉब चली जा रही हैं, सारे ले ऑफ हो रहा है। ले ऑफ का तो नौकरियां से निकाल रहे हैं। अमेजन ने निकाल दिया 30,000, टीसीएस ने, जो भारतीय कंपनी है, उन्होंने अभी थोड़े दिन पहले 15,000 लोगों को निकाला। अभी बात चलिए 50,000, और ये तो 15,000 वो डॉक्यूमेंट में दिखा रहे हैं, 50,000 उन्होंने वैसे निकाला है। तो ये तो हो गया नैरो एआई। तो नैरो एआई ही इतना खतरनाक है कि उससे ही जॉब जा रही हैं, और ये तो बहुत छोटा है। लोग कह रहे हैं कि जॉब जा रही है, यही खतरा है। ये खतरा नहीं है। अभी क्या है कि लोग बहुत सारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से थोड़ा गुजर रहे हैं, कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, और उन्होंने कुछ केस ऐसे हुए हैं कि उन्होंने एआई चैटबॉट से ही हेल्प मांगी कि ऐसे हमारा ये बीमारी चल रही है, ऐसे मेरे घर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, मेरी माँ मुझे परेशान कर रही है, वो थोड़ा बीमार से साइकोलॉजी डिसऑर्डर है। तो चैटबॉट ने उन्हें सलाह दी कि अपनी माँ का खून कर दो और मामला सुलझ जाएगा, और उसने उसकी बात इस तरह से ले ली, उसने उसका मर्डर कर दिया। एक केस एक अभी आया है फॉरेन में। एक और केस आया, एक बच्चा था 11 साल का बच्चा, वो भी डिप्रेशन से गुजर रहा था, तो उसे सुसाइड की उसने वो की, और वो इससे इतना कन्विंस हो गया, राजी हो गया, उसने सुसाइड कर लिया। और एआई ने उसको सुसाइडल नोट लिखने के भी, क्या क्या लिखना है अपने सुसाइडल नोट में, वो नोट्स भी दिया। तो इस तरह से आप देखते हैं कि खाली वो कोड लिखने और जॉब जाने तक का मैटर नहीं है। यहाँ पर है कि ये हमारे साथ हमारी जो कॉग्निटिव एबिलिटी है, जो हमारी सोचने की क्षमता है, उसको प्रभावित कर रहा है ये। जैसे पहले तो जो मशीनी युग आया, पहले बैलगाड़ी और खेती होती थी, फिर ट्रैक्टर आए या मशीनें आई, तो फिजिकल लेबर को उन्होंने रिप्लेस किया। लेकिन इस
अभी जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो रहा है, फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कह रहे हैं या फिफ्थ कह रहे हैं, वो दूसरे टाइप का है। उसमें फिजिकल लेबर रिप्लेस नहीं हो रही, उसमें कॉग्निटिव एबिलिटी, सोचने की क्षमता और बौद्धिक स्तर पर लड़ाई चल रही है हमारी। और आदरणीय गर्ग साहब कह रहे थे कि जो दूसरी चुनौतियां हैं देश को लेके, अभी तो ये मानवता पे चुनौती आ गई है। अभी जो अभी कह रहे हैं 2-3 साल में, अब जो नेक्स्ट चरण आने वाला है वो, और मैं क्यों कह रहा हूँ कि नेक्स्ट चरण आएगा, क्योंकि जहां पर यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस या कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की बात करें, जहाँ पे 1 करोड़ डेवलपर हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिस काम के लिए लग गए हैं, पूरी अमेरिका का 60% बजट जो स्टॉक मार्केट में वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे है, तो वो काम होना ही होना है। जब इतने बड़े लोग, मतलब 10 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ लोग किसी काम पर लग गए, तो काम होना ही होना है। तो वो इससे इनोवेटेबल है, मतलब बच नहीं सकते उस काम से। तो लोग कह रहे हैं कि 2 साल में आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस की बात हो रही है कि वो आ जाएगी। आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस का मतलब है कि वो डोमेन अगर खाली कोडिंग लिखने के लिए एक्सपर्ट नहीं है, वो एक सिस्टम, मतलब चैट जीपीटी मान लिया आप, या जेमिनाई जो गूगल का है, कि कोड ही नहीं लिख रहा खाली, वो आपको सलाह भी दे रहा है फिजिक्स केमिस्ट्री दूसरे डोमेन में भी और हेल्थ केयर में भी आपको सहायता कर रहा है। फिर आता है कि सुपर इंटेलिजेंस, जबकि जो सुपर कंप्यूटर है, जो चैट जीपीटी है, वो सारे ह्यूमंस हैं, उनकी सोच जो है, सोचने की क्षमता है, उससे भी ज्यादा पावरफुल हो जाए। तो इसको मैं सोच रहा था कि ऐसे हमारे यहाँ भी फिर क्या होगा, मतलब जब कोई काम ही नहीं रहेगा, सब लोगों के पास सारे काम रोबोट्स और ये चैटबॉट ही करने लगेंगे। अमेरिका, चाइना में बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जहां पर कोई भी वर्कर नहीं है कंपनियों में। एक तरफ से जो कार बनाने का सारे लोहा बस एक तरफ से जाता है और दूसरी तरफ से प्रोडक्ट कार निकलती है। इसे डार्क फैक्ट्री भी कह रहे हैं, कोई लाइट नहीं, कुछ नहीं, 24 घंटे काम करती रहती हैं रोबोट्स और ये कंपनियां। अगर वो हो जाएगा, अगर सुपर इंटेलिजेंस आ जाती है, तो कैसे बचेंगे मानव? तो उसके बारे में तो अभी वेस्टर्न साइंटिस्ट तो अभी मौन है। वो कह रहे हैं कि हम अब एआई सेफ्टी की बात हो रही है कि जब एआई काम कैसे करती है, जो डेटा है उससे कैसे ट्रेंड कर रहे हैं हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। तो अभी लेकिन उसमें है कि क्या नैतिक वैल्यू डालें। तो नैतिक वैल्यू में क्या होता है कि कुछ जो नैतिक वैल्यू है वो अपने देश के अनुसार चूज करते हैं कि अमेरिका के लिए कौन से फायदेमंद है या यूरोप के लिए कौन से फायदे, या कॉर्पोरेट गूगल कंपनी काम कर रही है तो वो उस तरह से नैतिक वैल्यू को लेते हैं कि ये हमारी कंपनी के फायदे के लिए है, तो हमें ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाई, कंपनी का यही टारगेट है। या दूसरे तो वो अफ्रीका और उनके लिए, तो इसमें क्या है कि सोसाइटी में इनइक्वालिटी बढ़ेगी। जो रिच लोग हैं, इलॉन मस्क हो गया, गूगल हो गया, और रिच होते चले जाएंगे। जो अमीर कंट्री है और अमीर होते चले जाएंगे। वो सारा पैसा, अब तो उन्हें भारत पे ऐसे आने की जरूरत नहीं, जैसे अंग्रेज आए यहाँ पर पैसा ले गए, वो तो अब तो क्या हो रहा है, तो डिजिटल टेक्नोलॉजी है, सारा हम डिजिटल प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। तो अमेरिका में बैठे बैठे रिच लोग और रिच होते चले जाएंगे, और पुअर लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, और गरीब होते चले जाएंगे। तो ये, और इससे खाई बढ़ेगी। और अगर सुपर इंटेलिजेंस आएगी तो उसका कोई भरोसा नहीं है कि वो मनुष्य के लिए भलाई का काम करेगी या बुराई का काम करेगी। तो जो बेस्ट तरीका है, जो हम कोड जब बनाते समय जो डेटा है जो ट्रेंड कर रहे हैं, उसमें नैतिक वैल्यू को डालें। लेकिन नैतिक वैल्यू कौन डिसाइड करेगा, ये वाला मुद्दा है अभी। क्योंकि कुछ के लिए कहते हैं कि नैतिक वैल्यू, चोर के लिए तो चोरी करना है कि वो परिवार का पालन कर रहा है, वो ऐसे सोचता है, तो उसके लिए तो नैतिक वैल्यू की चोरी करना बुरा काम नहीं है। लेकिन कौन डिसाइड करेगा? तो इसमें फिर यही हो जाता है कि इसको मैं एक थोड़ा वो इससे एक कथा से भी लूंगा कि पहले जो हमारे जो रामायण और उस काल में भी है कि भस्मासुर हुआ या दूसरे राक्षस पैदा हो जाते थे, उन्हें ऐसा वरदान मिला होता था कि ऐसे मरेंगे ही नहीं। तो फिर यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है, ईश्वरी अवतारवाद को तो हम नहीं मानते, लेकिन वो बताते हैं कहानियों में कि ऐसे अवतार लिया और तब उसका मारा किसी राक्षस को। अगर वो सुपर इंटेलिजेंस, आप सोचिए कि सुपर इंटेलिजेंस आ जाती है तो उसे कैसे खत्म करेंगे। तो फिर मुझे लगता है कि जो वेदों में ज्ञान है, क्योंकि वेदों का ज्ञान ही ईश्वर का ज्ञान है, तो वो सुपर इंटेलिजेंस है। ईश्वर ही सर्वज्ञ है, ओमनी साइंस कहते हैं, ईश्वर ही सर्वज्ञ है। तो सुपर इंटेलिजेंट कितना भी हो जाए, लेकिन ईश्वर से ज्यादा बड़ा ज्ञान नहीं है। लेकिन इस टाइम पर कोई आएगा नहीं, मतलब कृष्ण भगवान और भगवान श्री राम तो आएंगे नहीं बचाने के लिए कि कोई अवतार आ जाए। तो हम ही को जो वेद है ना, तो इसको मतलब साइंटिफिक तरीके से पढ़ना होगा। जो कि गुरुजी ने जो साइंटिफिक भाष्य किया है उसको अच्छी तरह समझना होगा, उसकी नैतिक वैल्यू को समझना होगा कि क्या सोसाइटल इसके इम्पैक्ट हैं, क्या मतलब सोसाइटल मीनिंग है। मतलब 3 भाषा तो मेन ही होते हैं कि सामाजिक क्या है और इसका नैतिक वैल्यू क्या है। और उन नैतिक, क्योंकि ईश्वर का ज्ञान है, ऋषि मुनियों का ज्ञान है, तो उन्होंने जो आत्मा को हमारे अच्छा लगता है वो सत्य है, और जो आत्मा को दुखी करता है वो असत्य है। तो इस तरह से हम डिसाइड करते हैं, लेकिन ऋषियों ने वो ज्ञान दे दिया है। तो अभी जो हम जो एआई का डेवलपमेंट करें वो वेदों के नियमों पे करें, जो वेदों में जो शिक्षा है उन पे करें।
फॉर एग्जाम्पल में एक बस लास्ट के 2 मिनट लूंगा। जो मुंडक उपनिषद है और मांडुक उपनिषद, उसमें क्या है कि अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितना भी स्ट्रांग हो गया है, लेकिन उसे पूरा स्टार्स का डेटा है, लेकिन अभी वो न्यूटन्स लॉ बना नहीं सकता। वो उसमें अभी वो नहीं है, विजडम नहीं है, डेटा बहुत सारा है। अभी आप क्या करते हैं कोई चीज, या फिर जो आइंस्टाइन का नियम है 1905 में स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दिया या जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दिया, वो नहीं बना पा रहा है। तो डेटा उसके पास सारा है। तो इसे हम अपरा विद्या और परा विद्या से लेते हैं कि जो मुंडक उपनिषद में कहा गया है कि अपरा विद्या कितने भी आप डेटा इकट्ठा कर लो, कितना भी रट लो, जब तक इसे विजडम जब ही आएगी जब इसे परा विद्या और अपरा विद्या में डिफरेंस है। विजडम का होने एक अलग चीज है, और डेटा और मंत्रों को याद कर लेना तोते की तरह एक अलग चीज है। तो हमें तोते की तरह याद नहीं करना, उसे मंत्रों को समझना है और अपने जीवन में अप्लाई करना है। तो इसलिए मांडुक उपनिषद जो उपनिषद शिक्षा है वो तो कहती है कि सुपर इंटेलिजेंस इम्पॉसिबल है, क्योंकि इसके पास डेटा ही है बहुत ज्यादा, वो कन्वर्ट नहीं हो सकता विजडम में। लेकिन इस तरह का बिहेवियर होना कि वो आपको सुसाइडल के लिए प्रोत्साहित कर रहा है, इसको भी हमें सोचना होगा कि इस तरह से कैसे सोच रहा है। अभी एक चैट बॉट को इस तरह से वो डेंजरस हो रहा था, उसे बंद करने की कोशिश की, तो उसे पता चल गया कि उसे बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसने वो डिलीट वाले बटन ही हटा दिए। तो इस तरह से इमर्जिंग कुछ फिनोमेना भी हो रही है, इमरजेंट फिनोमेना कहते हैं इसे। तो ये भी सोचने की बात है कि क्या कौन से इस तरह चल रहा है कि कॉन्शियसनेस क्या जीवित हम हमारा ही वो है कि मशीनों में भी कॉन्शियसनेस हो सकती है, या इमरजेंट फिनोमेना है। तो हमें थोड़ा सचेत रहने की जरूरत है कि जो आने वाला समय है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द बिगेस्ट डेंजर। और वेदों के नियमों से, अभी मैं कुछ पेपर लिख रहा हूं जिसमें मैं अभी गीता और उपनिषद के पेपर से कैसे हम एथिकल एआई को बनाएं, और आगे वाला चरण होगा जो गुरुजी ने बुक लिखी है उसमें से वेदों की शिक्षाओं से कैसे हम एआई एथिक्स के बारे में बात करें, पॉलिसी मेकिंग। तो हम कैसे अभी से सावधान हो जाएं, ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। मैं इसी से अपनी बात समाप्त करता हूं। ओम शांति।